आज हम बात करने वाले हैं, एक तो बीजी तिलक के बारे में करेंगे बात थोड़ी सी, क्योंकि अब ये जो है इनका आखिरी के ही ईयर्स चल रहे हैं बीजी तिलक साहब के, यानी कि बाल गंगाधर तिलक साहब के। और साथ में हम देखें कि गांधी जी जब आ जाते हैं भारत के अंदर तो वो कौन कौन सी कैंपेन्स करते हैं, वो स्टार्ट कैसे करते हैं अपने सत्याग्रह को। आइए एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 1916 से। टाइमलाइन पे हम 1916 पे पहुंच चुके हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश होती है वो किसके द्वारा करवाई जाती है? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ये देखिए, ये है मदन मोहन मालवीय, और इनको भारत रत्न भी मिला था। और जो BHU फाउंड किया है वो इन्होंने ही किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाइस चांसलर रहे हैं 20 साल तक उस यूनिवर्सिटी के। और इन्होंने ये किया कब था? 1916 के अंदर, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है वो है सत्यमेव जयते, या फिर ये कहेंगे ट्रूथ अलोन विल ट्रायम्फ। और ये प्रेसिडेंट रहे हैं जो कांग्रेस के 1909 और 1918 में रहे हैं। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है इनके बारे में। अब जैसा कि हमें पता है कि कांग्रेस ऑलरेडी वीक हो चुका है, क्योंकि मुस्लिम्स का साथ भी नहीं है यहाँ पे, और ना ही साथ है एक्सट्रीमिस्ट का। तो यहाँ पे क्या है कि अब होता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो है ना एक साथ एक ग्राउंड पे आते हैं। और इनको कौन लेके आता है? ये जो लेडी है एनी बिसंत, ये इन दोनों को एक ग्राउंड पे लेके आती हैं कि भैया दोनों को जाके मनाती हैं, आप इकट्ठे हो जाइए। हालांकि ये देखिए कि ये विदेशी महिलाएं, लेकिन स्टिल इनका भी इंटरेस्ट था कि भारत के लोगों को कम से कम इतना हक तो है कि वो अपनी चीज़ों को खुद सही तरीके से, सही ढंग से ला पाएँ, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब चीज़ें चलें। तो इन्होंने भी बहुत हेल्प की है इन चीज़ों में। तो आप देखिए यहाँ पे कि लखनऊ पैक्ट में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट इकट्ठे आ जाते हैं। साथ में क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम भी एक साथ आ जाते हैं। और ये जो एकता है ये फिर से क्या कर देती है, इसको स्ट्रॉन्ग कर देती है लखनऊ पैक्ट के बाद कांग्रेस को। अब यहाँ पे क्या होता है कि होम रूल मूवमेंट जो है ये पिक्चर में आती है। ये पहले तो बाल गंगाधर तिलक साहब चलाते हैं, ये पुणे में चलाते हैं, कई जगह पे बेलगांव लिखा हुआ है, यानी महाराष्ट्र से ही चलाते हैं ये, ठीक है। ये चलाते हैं अप्रैल के अंदर। और इसके अंदर ये अपने अलग अलग न्यूज़पेपर्स भी लॉन्च करते हैं, वो हम पहले ही देख चुके हैं बीजी तिलक के अंदर जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर सितंबर के मंथ में क्या होता है, एनी बिसेंट चलाती हैं, वो भी सेम होम रूल मूवमेंट ही चलाती हैं, लेकिन वो चलाती हैं मद्रास से, इसको ऑपरेट करना शुरू करती हैं। और ये जो है ये दो न्यूज़पेपर शुरू करती हैं, एक का नाम था कॉमन, एक का नाम था न्यू इंडिया, ठीक है। ये अंग्रेजी न्यूज़पेपर हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी होम रूल मूवमेंट है, एक्चुअली में क्या है कि जो मेन पेस पकड़ती है वो बीजी तिलक से पकड़ती है। और आप देखिए कि एनी बिसेंट तो 200 जगह से ज़्यादा में भी ये चला रही थी ये मूवमेंट, लेकिन जो तिलक साहब हैं ये केवल 6 जगह पे चला रहे थे, और इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चल रही थी ये। और इस मूवमेंट के बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दिया कि पूरा जितना भी स्टूडेंट लोग भी थे ना, यूथ था जो, वो बीजी तिलक के साथ हो लिया इसमें होम रूल मूवमेंट में, क्योंकि ये बातें ही ऐसी ऐसी लिखा करते थे कि यूथ इनसे इंस्पायर होना शुरू हो गया, यानी देश भर में इनका नाम होना, चर्चा होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, अब गांधी जी तो अभी अभी आए हैं, तो 1916 की बात है, अभी तो अपना आश्रम वगैरह स्थापित करेंगे, तो वो क्या करते हैं, साबरमती आश्रम को एस्टेब्लिश करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये फेमस पिक्चर है लखनऊ पैक्ट की, मैंने लगा रखी है, और ये एनी बिसेंट और बीजी तिलक साहब है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए 1917 के अंदर क्या होता है। 1917 में आते हैं मॉन्टेग डिक्लेरेशन या फिर अगस्त डिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जो कंट्रोल है ना गवर्नमेंट का, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली, ये वर्ड ध्यान देना, ग्रेजुअली जो है भारत के लोगों को देना शुरू कर दिया जाएगा। अब ये देखिए क्यों आ रही हैं ये चीजें, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर का मैंने टाइम बताया आपको कि वर्ल्ड वॉर का टाइम 1914 के आसपास का शुरू हो चुका था। और वहीं पे ही जब वर्ल्ड वॉर एंडिंग की तरफ जाएगा तो ये कुछ प्रोविंसेस में क्या करेंगे, कांग्रेस की सरकार को बना देंगे और एक डीआरची सिस्टम आएगा, वो हम अभी देखते हैं। और यहाँ पे देखिए कि जो मॉडरेट्स थे, अब उनको तो फायदा हो रहा है एक तरह से, तो वो कह रहे हैं कि इसको मैग्ना कार्टा नाम दे दिया इन्होंने कि ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है, यानी कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैग्ना कार्टा का मतलब कि ग्रेट थिंग हो गई है ये। लेकिन वहीं पे जो तिलक साहब हैं उन्होंने बोला कि ये तो भैया मॉर्निंग विदाउट सन है, यानी बिना सूरज की सुबह है, तुम हमें
एक तरह से ये बोल रहे हो कि सूरज चढ़े ना, रोशनी हो ना, और सुबह हो गई, यानी अंधेरे में सुबह दिखा रहे हो तुम भैया हमें। तो इन्होंने बेसिकली इसको प्रमोट नहीं किया, इनको ये पसंद ही नहीं आया, क्योंकि इनको पूरे देश में स्वराज्य चाहिए था। अब 1917 में क्या होता है, देखिए गांधी जी क्या करते हैं, चंपारण आंदोलन करते हैं। अब चंपारण आंदोलन में जो है, दो लोग गांधी जी के पास आते हैं चंपारण आंदोलन में। एक तो होते हैं राजकुमार शुक्ला और दूसरे होते हैं संत या सेंट राउत। अब होता क्या है उस टाइम पे कि चंपारण में ना लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते, किस वजह से, इंडिगो फार्मिंग से। कौन सी फार्मिंग से, इंडिगो फार्मिंग से, ठीक है, नील की खेती से। अब पहले तो ब्रिटिशर्स ने इनको बोल दिया चंपारण के अंदर, बिहार के अंदर, कि भैया आप कीजिए इंडिगो की खेती, क्योंकि ये लोग क्या बनाया करते थे, डाई बनाया करते थे इससे, इंडिगो से। अब इतने में क्या होता है कि जर्मनी जो होता है ना, वो इसकी एक सस्ती डाई खोज लेता है और वो सस्ते तरीके से पूरे के पूरे वर्ल्ड को फ्लश करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो नील की खेती होती है, इंडिगो, किसान जो स्पेशली उगा रहे हैं ब्रिटिशर्स के फोर्सफुली कहने पे, तो उनको उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का कहना है कि भैया ये तो बिक ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें अब। तो बट ऐसा थोड़ी है, बनवाया तो आपने, सब काम आप भी करवा रहे हो, और अब फिर बोल रहे हो कि हम मुआवजा नहीं देंगे, ये है वो है, टाल मटोल कर रहे हैं कि बिक नहीं रहा है। लेकिन क्या हुआ कि फिर इसका पेस धीरे धीरे गिरा और ये उगानी बंद कर दी गई जब जर्मनी ने इसकी सस्ती डाई निकाल ली। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुआ तो जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस जैसे लगे, नाजी मूवमेंट थी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये चीज़ हुई, सैंक्शंस लगे, तो अगेन क्या हुआ, वो सस्ती डाई का जो फॉर्मूला था वो तो सिर्फ जर्मनी में है, तो यहाँ से फिर से ये पिक्चर में आ जाता है इंडिगो, इसके भाव फिर से वर्ल्ड मार्केट में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से फिर अंग्रेज फोर्स करने लग जाते हैं किसानों को कि भैया आप इंडिगो को उगाइए। अब अगेन ये क्या करता है इंडिगो की, ये जमीन को कर देता है बंजर, और अगेन मुआवजों वाला दिक्कत तो है ही है। तो इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अगर आप अपने उस जगह में एक ज़मीन का पोर्शन है उसमें अगर आप इंडिगो नहीं उगा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाई रेंट्स पे करने पड़ेंगे उस ज़मीन के। तो पीजेंट्स क्या होते हैं, वो तो उन्होंने तो भैया किराए पे पट्टे पे ज़मीन ली होती है, तो वो इतना इतना हाई रेंट कहाँ से पे करेंगे। अब उन्हीं में से 2 पीजेंट ऐसे होते हैं जो राजकुमार शुक्ला है और एक सेंट राउत है। ये दोनों भी इसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो ये दोनों आते हैं गांधी जी से मिलने। अब गांधी जी से जब मिलने आते हैं तो क्या होता है कि गांधी जी पहली बार में तो इनको मना कर देते हैं कि भैया अभी मेरे पास टाइम नहीं कि मैं बिहार को विजिट करूं, मेरे पास और 50 काम है। लेकिन ये लोग वहां से हिलते ही नहीं, ये उनको पूरा फोर्स करते हैं, उन पर प्रेशर बनाते हैं कि भैया बिहार के लोगों को आपकी जरूरत है, आप कहाँ घूम रहे हो, आप वहां पे आओ ना भैया। तो यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं, इनकी जिद को देख के बहुत दिन तक ये वहाँ पे वेट करते रहते हैं, तो जिसको देख के गांधी जी बोलते हैं ठीक है अभी तो मैं कोलकाता जा रहा हूँ, मैं वापसी में आपके यहाँ पे बिहार से आऊँगा। लेकिन ये लोग दोनों ना घर नहीं जाते, ये बोलते ठीक है आप कोलकाता जा रहे हैं, हम भी आपकी धोती पकड़ के कोलकाता ही जाएंगे। तो ये भी उनके साथ साथ हो लिए कोलकाता की तरफ। तो जब कोलकाता में उन्होंने अपना जो भी सेशन वगैरह था खत्म करना था, उसके बाद वापसी में क्या हुआ, गांधी जी आते हैं चंपारण में, और यहाँ पे आके वो देखते हैं कि लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, एजुकेशन सिस्टम है नहीं है, गंदगी में लोग रह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में वो क्या करते हैं, एक पाठशाला खुलवाते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे लोगों को साफ सुथरा रखने का पाठ पढ़ाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे लोगों को अवेयर करते हैं, अवेयरनेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग हुजूम जो है उनकी साइड होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो गांधी जी क्या करते हैं, अब ये बात करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे ये बात उठाना शुरू कर देते हैं कि कोई भी बंदा इंडिगो की खेती नहीं करेगा। जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड्स को के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं कि भैया आप फोर्स नहीं कर सकते पीजेंट्स को या किसानों को कि वो आपके कहने पे इंडिगो की खेती करें। अब ये बात जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचती है, तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होता है चिट्ठी लिखता है गांधी जी को कि आप अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। लेकिन गांधी जी उसको बोलते हैं कि भैया ये तो मेरा खुद का घर है, मैं कोई विदेशी तो हूं नहीं, आप लोग हैं विदेशी। तो
तो मैं तो यहीं पे रहूंगा जब तक मेरा मन करेगा, और मैं जो कर रहा हूं वो मैं करता रहूंगा, ये मेरे खुद के लोग हैं, मैं तो इनसे बातचीत करता रहूंगा। लेकिन फिर एट द एंड जब गांधी जी नहीं मानते हैं तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, इनके ऊपर केस ठोक देता है और इनको डाल दिया जाता है जेल में, या फिर ये कहिए कि इनको ऊपर फोर्सफुली इनको जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन जब इनका वर्डिक्ट होता है, वर्डिक्ट के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे किसान ना पूरे कोर्ट को घेर लेते हैं, गवर्नमेंट पे पूरा प्रेशर बन जाता है, तो मजिस्ट्रेट को फिर ये बिल पारित करना पड़ता है, बिल कह रहा हूँ, या फिर ये वर्डिक्ट पारित करना पड़ता है कि गांधी जी निर्दोष है, और इनको वो छोड़ देते हैं। बाद में फिर क्या करते हैं कि एक कमेटी भी बनाई जाती है जिसका पार्ट गांधी जी को बनाया जाता है, कि जिसमें ये ऐसे जो परेशानियां हैं पीजेंट्स की उनको सोल्व किया जा सके। तो अल्टीमेटली क्या है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने सक्सेसफुली लीड किया, और यही चीजें जो यहाँ पे कर रहे थे ये ऑलरेडी ये साउथ अफ्रीका में भी कर चुके थे, उन्हीं का रेप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा था। तो बाद में जाके 1 साल के लिए अंग्रेजों ने इनका मुआवजा माफ कर दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ, 1 साल के लिए कह रहा हूँ, मतलब इंडिगो की खेती के लिए फोर्सफुल बनाना शुरू कर रोक दिया था, मतलब फोर्सफुली इंडिगो की खेती नहीं करवाएंगे। तो इस तरह से इनका सक्सेसफुल रही है कैंपेन। अब दूसरी बात करते हैं 1918 की। पहले होती है अहमदाबाद मिल और फिर होता है खेड़ा आंदोलन। अच्छा, उससे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज बता दूं कि गांधी जी को बापू का टाइटल किसने दिया था, वो टाइटल दिया था संत राउत ने, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 1918 में 2 चीजें होती हैं। पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है और उसके 4-5 दिन के बाद ही क्या होता है, खेड़ा आंदोलन होता है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की मैं पहले बात करता हूं कि यहाँ पे क्या होता है, उस टाइम पे देखिए, एक तो फेमाइन आई होती है, दूसरा प्लेग और कोलरा से पीड़ित होते हैं लोग बहुत ज्यादा, पूरा देश इससे जूझ रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मिल के वर्कर हैं वो बोलते हैं कि भैया प्लेग की वजह से हमें दिया जाए 50% बोनस, लेकिन जो मिल ओनर्स हैं वो बोलते हैं कि 50% तो हम नहीं देंगे, हम केवल 20% दे सकते हैं, हमारे हाथ में इतना नहीं है। तो यहाँ पे गांधी जी तक ये लोग पहुंचते हैं कि भैया हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, अब हम क्या करें। तो गांधी जी बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, आप 50% मत मांगिए, आप 35% मांगिए। तो एक बीच का रास्ता गांधी जी बेसिकली निकालते हैं। लेकिन क्या होता है कि गांधी जी भी बातचीत करते हैं मिल ओनर्स के साथ, लेकिन वो 35% को भी रेडी नहीं होते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भैया आप कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वो फास्ट अनटू डेथ रख लेते हैं कि मतलब आमरण अनशन जिसको बोलते हैं ना, ये अभी जैसे अन्ना हजारे साहब ने भी रखा था कुछ समय पहले, जहां से आप पार्टी निकली फिर, तो वो अनशन गांधी जी रखना शुरू कर देते हैं कि मैं तब तक खाऊंगा पीऊंगे नहीं जब तक कि ये मिल ओनर मानते नहीं। अब मिल ओनर्स को भी के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हो गया, तो मिल ओनर्स बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, एक ट्रिब्यूनल में चलते हैं, वहां पे बातचीत करते हैं इसके बारे में, आ जाइए आप अनशन को छोड़िए। तो फिर ये ट्रिब्यूनल में जाते हैं, और ट्रिब्यूनल में कौन जीतते हैं, गांधी जी जीत जाते हैं, जिससे कि मिल ओनर्स जो है वो वर्कर्स को 35% मुआवजा देते हैं प्लेग का। और यहीं पे गांधी जी क्या करते हैं, एक ऐसा यूनियन भी बना देते हैं वर्कर्स का, ताकि इनको बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मिल ओनर्स जो हैं, अगर वो बात करेंगे, सिर्फ एक बंदा उनसे बात करेगा तो कभी भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन अगर पूरे का पूरा यूनियन बात करेगी तब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इसीलिए एक यूनियन को बीच में फॉर्म कर दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो 1918 में ही होता है वो होता है खेड़ा आंदोलन। ये कुछ आंदोलन की फोटोज हैं जो आप देख सकते हैं। अब खेड़ा आंदोलन में क्या है भाई, कि यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, 23% ना कुछ जगहों पे 23% का टैक्स में वृद्धि करी होती है। जबकि उस टाइम पे चल रहा है फेमाइन, चल रहा है कोलरा, चल रहा है प्लेग चल रहा है, ये इतने खराब हालात चल रहे हैं देश के अंदर। मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में 4-1 दिन का ही डिफरेंस था, ये पास पास ही हुआ है दोनों, और बहुत ज्यादा खराब हालातों से गुजर रहा है। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है और इनसे 23% एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जा रहा है। तो जिस वजह से क्या होता है कि लोग बहुत परेशान होते हैं। और फिर क्या होता है कि ये गांधी जी के पास आते हैं कि भैया हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारी हेल्प कीजिए। तो गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है भैया, तुम्हारी भी हेल्प करते हैं अब। तो इनके लिए भी गांधी जी सेम वही प्रोटेस्ट वाला, स्ट्राइक्स वाला पूरा का पूरा खेल खेलते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड क्या होता है कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए मान जाती है। और 1 साल के लिए जब फेमाइन आ रखी है, तो वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है मुआवजे में, टैक्स में, वो जो एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हैं उसको वो खत्म कर देते कि एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये भी इनका सक्सेसफुल रहता है। अब जब देखिए कि इतने सारे आंदोलन गांधी जी सक्सेसफुल कर लेते हैं, तो जो नॉर्मल पब्लिक है उनकी आंखों में एक चमक आती है, एक उन्हें
ऐसा लगता है कि सच में उनके पास एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो उनको इन अंग्रेजों की परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। तो अब वो सब के सब हुजूम किसकी साइड हो गया है? गांधी जी की साइड हो गया। यानी कि ये एक गांधी जी के लिए डोर ओपन हो गया, पूरा करियर का डोर ओपन हो गया कि भैया दुनिया अब उनके साथ है, बड़ा बड़ा हुजूम इनके साथ है। अब 1919 की बात करते हैं। 1919 में क्या आते हैं? मोंटेग कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं। मोंटेग कौन है? सेक्रेटरी है। कैल्मसफोर्ड कौन है? गवर्नर जनरल, या फिर हम कहें कि एक तरह से वाइसरॉय है। ये कहाँ बैठता है? पहले भी मैंने बताया सेक्रेटरी का काम क्या होता है। ये तो लंदन में जाके बैठेगा और ये बंदा जो है इसको रिपोर्ट करेगा एक तरह से। अब ये जो है मोंटेग कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म आते हैं, जिसके तहत क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि एक डिक्लेरेशन की जाती है कि धीरे धीरे पावर जो है भारत के लोगों के हाथ में दे दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या से पावर दी जाएगी? डायरची सिस्टम लेके आएगा, डबल गवर्नमेंट। यानी कि कुछ कुछ मैंने पहले भी बताया था ना, कुछ कुछ एरियाज हो गए जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ऐसे सिंपल सिंपल से छोटे छोटे एरियाज जो हैं वो तो दे दिए जाएंगे भारत के मतलब कि जो लोकल लीडर्स है उनके हाथ में। लेकिन जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं, चाहे पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन हैं या फिर आपका डिफेंस का हो गया, पुलिस का हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर हो गए, तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे ब्रिटिशर्स ही करेंगे। यानी कि ये जो अच्छे वाले डिपार्टमेंट है ये अपने पास रख लिए और लोकल गवर्नमेंट को चलाने के लिए छोटे छोटे डिपार्टमेंट इनको दे दिए गए। इसीलिए इसको इन लोगों ने तो माना मैग्ना कार्टा मॉडरेट्स ने, लेकिन जबकि बीजी तिलक साहब ने बोला कि ये फालतू की बकवास है, छोड़ो भैया इसको, ये कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ पे ही एक चीज और आती है पिक्चर में कि ये जब हो रहा था तो आपको पता है कि बीजी तिलक साहब भी लगे हुए थे बहुत कुछ करने। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े हुजूम थे जो वो इनके अगेंस्ट हो रखे थे, तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भैया रॉलेट एक्ट पास कर देते हैं, जिसको बोलते हैं काला कानून। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो रॉलेट एक्ट में क्या होता है, धारा 144 लगाने के बाद ये बोलते हैं कि कोई भी 4 आदमी एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते हैं। आप अलग अलग कहीं भी जाइए, लेकिन 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। और इसके बारे में अभी डिटेल में 2 मिनट रुकिए, अभी देख लेते हैं। तो ये रॉलेट एक्ट की वजह से क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग इसके विरोध में होते हैं, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा होता है। और जिसकी वजह से क्या है कि 2 लोग होते हैं, एक सत्यपाल होता है और एक सैफुद्दीन होता है। ध्यान देना, 2 लोगों का, सत्यपाल और सैफुद्दीन, इनको पकड़ लिया जाता है। ये लीडर्स ही होते हैं और इनको छुड़वाने के लिए क्या होता है, एक आप समझिए कि जलियांवाला बाग के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है। लेकिन उस दिन था बाई चांस बैसाखी का भी दिन, तो यानी कि दोनों ही चीजें थी। बैसाखी का दिन था तो बहुत सारे हुजूम इकट्ठा हो रखा था बैसाखी को मनाने के लिए। अब ऐसे में क्या होता है कि ये सब इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है जनरल डायर के पास। अब जनरल ऑडवर्ड डायर जो है, जैसे ही उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वो एक गद्दार है जो ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। कौन है? हंसराज नाम का व्यक्ति है। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो जनरल डायर अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पे पहुंच जाते हैं और तोप गोलों के साथ एंटर कर जाते हैं और उस हंसराज को बोलते हैं कि अब ऐसा करो, गेट का दरवाजा लगा के तुम निकल जाओ यहाँ से। तो हंसराज निकल लेता है वहां से और बाहर से दरवाजा कर देता बंद। अब बड़ी बड़ी दीवारें हैं वहां पे, लोग जाए तो जाए कहां से? तो जनरल डायर ने दे दनादन फायरिंग की। निर्दोष लोग, निहत्थे लोग जो थे, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया। वहां पे एक कुआं भी है जिसको मौत का कुआं बोला जाता है। लोगों ने सोचा कि अंग्रेजों की गोलियों से मरेंगे, हम खुद ही कुएं में कूद के मर जाते हैं। लोग कुएं में कूद कूद के मर रहे हैं। ऐसा हाल, अगर आपने एक सरदार उधम नाम की एक वेब सीरीज आई है, वेब सीरीज एक मूवी है जो विकी कौशल वाली, वो देखेंगे तो आपको और ज्यादा कनेक्टिविटी फील होगी। थोड़ा सा मैंने भी यहाँ पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है कि कैसे निहत्थे लोगों पे ये लोग जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने गोलियां चलाई। और कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि बाद में एक हंटर कमीशन बनाया गया इसके चक्कर में कि जनरल ऑडवर्ड डायर को इसके लिए मतलब सजा देंगे। लेकिन हंटर कमीशन जो है वो इंक्वायरी तो करता है, लेकिन वो पेनलाइज नहीं करता जनरल डायर को। मतलब पेनलाइज मतलब कि सजा नहीं देता है, उल्टा इनको ना उस टाइम के व्यापारी लोग जो होते हैं जनरल ऑडवर्ड डायर को पता नहीं कितने कितने लाख पाउंड देते हैं भैया रिवॉर्ड के तौर पे। इनको मतलब सम्मानित किया जाता है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, इतने निर्दोष लोगों को मार दिया। और बट इनको बाद में क्या कहा जाता है कि तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो, ऐसा करो तुम तो अब लंदन को निकल लो। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भाई एक बंदा था इस जलियांवाला बाग कांड में जिसने
बहुत सारे लोगों की जान बचाने की कोशिश की, जिसका नाम था सरदार उधम सिंह। उसने ये सब चीजें क्लोजली वॉच की। उस टाइम पे वो लड़का हुआ करता था, लेकिन जब वो जवान हुआ तो उसने सोचा कि भैया ये बदला तो मुझे लेना पड़ेगा। जाके वो जनरल एडवर्ड डायर की बेटी को फंसाता है। लंदन में जाके इसके घर में घुस के कैक्सटन हॉल में ये अपना लेक्चरबाजी कर रहा है, बहुत इसको सम्मान दिया जा रहा है। वहां पे घुस के अपनी गन निकाल के ठा ठा धाए धाए कर देता है, और वहां पे फिर हंगामा मच जाता है कि किसने मार दिया, किसने मार दिया। और वो बंदा वहां से भागता नहीं है, उसका नाम है सरदार उधम सिंह। भागता क्यों नहीं है? क्योंकि वो बताना चाहता था कि हम भारतीय अपना बदला पूरा करते हैं, 21 साल बाद भी हम अपना बदला लेना जानते हैं, भूलते नहीं है हम ऐसी चीजें। तो वो जो चीज है वो कब होती है? 13 मार्च 1940 को होती है। ये बात आप याद रखिएगा। अब यहां पे जो है, जैसी जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, ठीक है, बदला तो इसका बाद में लिया गया, लेकिन यहां पे देखिए हजारों की तादाद में लोग मारे गए, जिससे कि जब पूरे देश में रोष हो गया कि ये चल क्या रहा है, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं किसी के साथ। समझिए आप, मतलब जो कांग्रेस भी थी वो भी बौखला गई कि भैया इतने ह्यूज स्केल पे मास वायलेंस की गई है लोगों के साथ। गांधी जी वायलेंस के वैसे ही अगेंस्ट थे, तो उन्होंने भी क्या किया, पूरी अपनी मूवमेंट लॉन्च कर दी। उन्होंने बोला कि भैया ये जो तुम्हें मेरे को ना केसरे हिंद टाइटल दे रखा है, ये लो अपना अपने हाथ में रखो ये टाइटल, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये टाइटल कब मिल गया इनको, तो गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था भाई वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर अंग्रेजों को, इस वजह से उन्होंने इनको केसरे हिंद टाइटल दे दिया था। समझे आप, इन्होंने भी सपोर्ट कर रखा है, मतलब कि गांधी जी ने भी, तो इस वजह से केसरी हिंद टाइटल मिले, जो कि यहाँ पे आके ये छोड़ देते हैं। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर साहब को भी टाइटल दिया गया था, किसका, नाइटहुड का टाइटल दिया गया था 1911 के आसपास, मैंने बताया था आपको, नहीं 1913 में दिया गया था, ठीक है। तो वो नाइटहुड का टाइटल ये त्याग देते हैं कि भैया अपने पास रखो, ये रहा तुम्हारा नाइटहुड का टाइटल। फिर जो शंकरन नायर होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय से। मैंने बताया था कि वाइसरॉय जो होते थे अपने साथ कुछ कुछ लोगों को मतलब लो टीम में रखने लग गए थे कि हाँ आप देखिए हमारे साथ बैठिए, तो कुछ कुछ भारतीयों को मतलब इंट्रोड्यूस करने लग गए थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से। तो ये जो बंदे थे शंकरन नायर, ये भी उसी का पार्ट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, तो इन्होंने वो छोड़ दी। हंटर कमीशन का मैं बता ही चुका हूँ, और रिवेंज का भी फिर बता ही चुका हूँ। तो ये जो है आप देखिए कि आज आप जब अगर अमृतसर जाते हैं तो गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे ही जलियांवाला बाग है। पिछले 2-3 साल से तो रेनोवेशन हो रही थी, अब आई थिंक खुल गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखो गोलियों के निशान इस तरह से प्रिजर्व भी किए गए हैं, आज भी दिखाई देते हैं दीवारों में गोलियों के निशान, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट की मैं बात करता हूं। ये रॉलेट एक्ट में देखिए कि पूरे देश में हुजूम ने इसका बहुत बैंड बजाई कि भैया ये कैसा कानून है। इसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया, यानी कि काला कानून भी इसको कहा गया। क्यों कहा गया इसको काला कानून? क्योंकि ये बोलता था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, यानी कि कहीं भी आपको धर दबोच लिया जाएगा और आप पे मुकदमे चला दिए जाएंगे, आपको जेल कर दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट की परमिशन के, बिना किसी वकील के। तो ये जो है ये बेफालतू की चीज थी जिसकी वजह से पूरे देश में प्रदर्शन हुआ। और अब आगे जलियांवाला बाग कांड हो ही चुका है, तो ये 2 चीजें हो चुकी हैं, लेकिन पैरेलली एक और चीज हो रही है, वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये देखना आप कि ये 1919 की हो रही है। मैंने सब सीक्वेंस में रखा हो 1919 के ही, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया 1919 में ही, तीसरा ये हो गया, और चौथा एक और है खिलाफत आंदोलन, जिसको कि हम बोलते हैं सीवर्स ट्रीटी। अब देखो मैंने जब शुरू में पढ़ाया था, टर्की के बारे में पढ़ा रहा था, मैंने कहा था आपको कि आगे चल के ना आपको समझ आएगी कि अंग्रेज जो थे वो टर्की को, मैंने कहा था ना कि इस रास्ते से, टर्की के रास्ते से ऑटोमैन एम्पायर के बीच में से जाते थे, वो बेसिकली रोड वाला रास्ता खोज रहे थे कि भैया यूरोप में माल भेजा जा सके वाया रोड, क्योंकि समुद्र से कब तक भेजेंगे, इसीलिए वो अफगानिस्तान को जीतना चाहते थे, फिर अफगानिस्तान के बाद वो टर्की को जीतना चाहते थे, लेकिन इन दोनों ने ही इनकी बैंड बजाई, फिर बाद में जाके कहीं अंग्रेज उनसे जीतते थे। ये सब मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था, शुरू में बताया था। तो अब वही कनेक्टिविटी मैं कर रहा हूं कि उस टाइम पे जो बात बताई थी आज वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो खलीफा की पोस्ट होती है ऑटोमन एम्पायर में या टर्की में, उसको खत्म कर दिया जाता है। ये कुछ ऐसा ही था कि जैसे पेशवा की पोस्ट को मराठा एम्पायर से खत्म किया गया था, वैसे ही खलीफा की पोस्ट को ऑटोमन एम्पायर से खत्म किया गया वहां पे जीतने के बाद।
अब जब ब्रिटेन वाले वहां जीत जाते हैं और ये काम करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि ये एक रिलीजियस पोस्ट भी हो रखी थी, जिसकी वजह से क्या है, हालांकि पॉलिटिकल अथॉरिटी थी उसके पास, लेकिन ये रिलीजियसली भी लोगों को हैंडल करते थे, जिसकी वजह से क्या है कि लोग बहुत जुड़े हुए थे। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के एंटी हो गए, तो वहां से एक खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। और ये भारत में किसने शुरू किया हम बोलेंगे तो ये हुआ मोहम्मद अली एंड शौकत अली द्वारा। अब आप सोचेंगे कि ये भारत में क्यों कर रहे हैं, भारत का क्या लेना देना। भैया फिर आप समझे ही नहीं पूरी की पूरी हिस्ट्री को। मैंने तो आपको पूरा समझा दिया कि भारत से ही तो माल जा रहा था, पहले अफगानिस्तान, फिर वाया अफगानिस्तान आगे टर्की के रास्ते से यूरोप में जा रहा था। तो सब जगह पे अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का राज था। तो जो वो वहां पे कर रहे थे उसका विरोध ये लोग यहां भी करना चाह रहे थे, ताकि एक मास स्केल पे हो। गदर पार्टी वाले थे जो वो विदेश में बैठे थे, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और भारत में बहुत सारे क्रांतिकारियों की हेल्प कर रहे थे। तो आप बोलेंगे कि वो क्या कर रहे थे वहां पे, उनका क्या लेना देना यहाँ से। ऐसा नहीं है ना। ऐसे ही आप बोलेंगे इनका क्या लेना देना उनसे, टर्की वालों से, बट ऐसा नहीं है ना। ये सब मुस्लिम्स हैं, तो ये उस चीज को अपोज कर रहे हैं एक तरह से, ये समझिए। तो ये यहां भारत में बैठे बैठे भी इस आंदोलन को चलाएंगे, क्योंकि यहां भी जो मेन पावर है वो ब्रिटिशर ही है। तो पेलना ब्रिटिशर्स को ही है, उधर भी वही है, इधर भी वही है। तो भैया इधर भी पेला जाए, उधर से भी पेलते हैं। इन नटशल बात ये है सारी की सारी। तो यहां से खिलाफत मूवमेंट आती है, और ये जो है ये अली ब्रदर्स है, मोहम्मद अली और शौकत अली, यही इसको लॉन्च करते हैं। चलिए अब आज के सेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं हम। 1920 में क्या होता है। 1920 में क्या होता है, बीजी तिलक पास्ड अवे, और ये 1 अगस्त 1920 की बात है कि बीजी तिलक नहीं रहते हैं। अब यहां पे देखिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब कांग्रेस को नीड थी तो एक्सट्रीमिस्ट आए, क्योंकि वहां पे बूढ़े बूढ़े नेता रह गए थे, तो कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो मुस्लिम्स को भी साथ में लाए, तो ऐसे करके स्ट्रांग बनाया। अब जब यहां एक्सट्रीमिस्ट का नेता जा रहा है, तो यहां पे गांधी जी सपोर्ट करेंगे। देखिए मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं थे इनके बीच में, क्योंकि मोटिव सबका एक ही था, देश को आजाद करवाने का। तो यहां पे क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, उनके दिन को यादगार बनाने के लिए उन्हें पता था कि इस अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि लोगों को एक मास स्केल पे कैसे अराउज किया जाएगा, कैसे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। और उनको पता था कि बीजी तिलक बहुत ज्यादा फेमस है लोगों के बीच में, ये नहीं रहे हैं, तो इस चीज का फायदा हमें कैंपेन के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू उठाना चाहिए। तो गांधी जी ने उठा के लॉन्च कर दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कब, 1920 के अंदर। अब कब की, 1 अगस्त 1920 को की, जिस दिन बीजी तिलक की डेथ होती है। अब इसमें क्या हुआ कि ये बोलते हैं कि पूरे देश में आप बॉयकॉट कर दीजिए फॉरेन गुड्स को, यानी अंग्रेजों की ये जो बनाई वस्तुएं हैं ना, इनकी मशीनी वस्तुएं हुई, चाहे कपड़ा हो गया, दाल चीनी, जो चीजें बना रहे हैं, सब चीजों को बॉयकॉट कर दिया जाए। फिर ये इन्होंने कहा कि सरेंडर कर दिए जाए सारे के सारे टाइटल्स। और फिर तीसरा, रिजाइन कर दिया जाए आर्मी से। मैंने आपको बताया था ना शुरू में भी कि ब्रिटिशर्स के साथ बहुत सारे भारतीय भी आर्मी में ज्वाइन करते थे, क्योंकि उनको वहां पे थोड़ा सा अच्छा वेतन मिल जाता था एज कंपेयर टू कि वो पीजेंट वाला काम करें। वो अलग अलग फायदे होते थे, जिस वजह से वो चले जाते थे। ऊपर से वो जो लाल वर्दी अंग्रेजों की होती थी उनको अट्रैक्ट किया करती थी। लेकिन यहाँ पे वो बोलते हैं गांधी जी कि भैया आप लोग रिजाइन कर दीजिए। तो अब रिजाइन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पूरे मास स्केल में अगर होगा तो एक तरह से आप समझिए कि पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहिष्कार हो रहा है। उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, उनका माल ऐसे कैसा पड़ा है, कोई उनके कपड़े नहीं ले रहा है, कोई उनका जो मटेरियल है, कोई भी गुड्स है उसको नहीं ले रहा है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा उनका लॉस हुआ। अब इसके बाद 1921 की बात करते हैं, तो 1921 में प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो भारत आते हैं। फिर 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा कांड होता है। अब आप समझिएगा कि अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही है, लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। लेकिन चौरी चौरा कांड में क्या होता है कि गोरखपुर के अंदर ये होता है, यूपी में। वहां पे क्या होता है कि कुछ लोग देखिए अपना गम भुलाने के लिए शराब के ठेके के बाहर खड़े होते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, ऑलरेडी जलियांवाला बाग मैसेकर हो चुका है, लोगों के अंदर गुस्सा अंग्रेजों के लिए ऑलरेडी भरा पड़ा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने यूथ को भी बहुत अट्रैक्ट कर रखा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने भगत सिंह को भी बहुत अट्रैक्ट किया। जितने भी लोग थे उन्होंने देखा कि भैया गांधी जी तो अब हमारे टाइप की बात कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, हर चीज को स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अब आई ना मजेदार बात, तो यूथ भी इनके साथ हो लिया, गांधी जी के साथ। तो यहां पे क्या होता है
ये जो लोग हैं कुछ गोरखपुर में, वो शराब की दुकान के बाहर अपना गम भुलाने के लिए भैया शराब लेने के लिए खड़े हैं। लेकिन इतने में क्या होता है कि दो ब्रिटिश आर्मी के सिपाही निकलते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे भीड़ क्यों लगी है। उन्हें लगता है कि ये लोग कैरोसिन लेने के लिए खड़े हैं और बाद में बम बनाएंगे, तो वो चला देते हैं वहां पे गोली। अब भीड़ में से एक आदमी को लग गई गोली, तो उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने बोला कि इनकी ऐसी की तैसी, ये अब हमारे ऊपर शरेआम गोली चला रहे हैं जबकि हमारी गलती नहीं है, साला इनको पकड़ के पेलना पड़ेगा। तो जहां आगे आगे होलिए वो ब्रिटिशर और पीछे पीछे होलिया हुजूम। भैया जहां जहां तुम जाओगे पीछे पीछे हम आएंगे और पकड़ के तुम्हारी धुलाई कर डालेंगे। अब ब्रिटिशर जाए तो जाए कहाँ, तो वो घूम फिर के कहाँ घुस गए, पुलिस स्टेशन में घुस गए। वहां पे 20-22 लोग और थे पुलिसकर्मी। अब वो 23-24 लोग जितने भी अंदर थे, तो लोगों के अंदर गुस्सा तो भरा पड़ा था ऑलरेडी इनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी का तेल डाल डाल के ऊपर पुलिस स्टेशन के किसी के हाथ में पौए थे तो पौए डाल दिए, पूरी फुल बोतल थी दारू की, फुल बोतल डाल दी। आपको पता होना चाहिए कि दारू की बोतल जो होती है वो वोलेटाइल होती है और वो एकदम से दारू जो है फायर कैच करती है। तो वो सब डाल के, माचिस किसी ने जलाई, कोई सिगरेट पी रहा होगा, ठा टक, तो जैसे ये किया तो वहां लग गई आग। जितने भी लोग थे जिंदा जल गए अंदर पुलिसकर्मी। और ये जो है ब्रिटिश आर्मी के अंदर खबर फैल गई कि भैया अब जो भारतीय हैं ना ये चुप नहीं बैठेंगे, ये आपको पकड़ पकड़ के मारेंगे, पकड़ पकड़ के पेलेंगे। अब जैसे ही ये चीज होती है तो गांधी जी को पता लगती है तो कि भैया ये तो वायलेंस हो गई है। अब उनको भी पता है कि उनको ही दोषी ठहराया जाएगा। ब्रिटिश आर्मी बोलेगी कि भैया गांधी जी ये तो तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उनका मूव देखिए, ये आदमी मेंटली देखिए कितना तेज हुआ करता था। उन्होंने बोला कि ये तो मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ हो गया, तो मैं तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से संन्यास ले लेता हूं भैया, मैं विड्रॉ करता हूं इस मूवमेंट से, इससे मेरा मूवमेंट से अब कोई लेना देना नहीं है। लोग हमारे हाथ से बाहर जा रहे हैं, ये वायलेंस कर रहे हैं, हमें नहीं पता इनका, अगर ये मूवमेंट करते हैं तो इसके लिए हम नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है भैया अब तुम पीछा नहीं छुड़वा पाओगे, ऐसे कैसे, अभी तो हमें तुम्हें इम्प्रिजेंट करना पड़ेगा। तो 6 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया जाता है। और ये कब की बात है, 10 मार्च 1922 की बात है। अब हालांकि वो बात अलग है कि बाद में इनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो बाद में इनको जेल से बाहर जल्दी निकाल दिया जाता है। 6 साल के लिए इनको जेल में नहीं रहना पड़ता, जल्दी निकल जाते हैं। क्योंकि ये क्या है, एक तरह से पॉलिटिकल प्रिजनर है, समझिए आप इसको। ये कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने क्राइम कर दिया है, ये पॉलिटिक्स की वजह से जा रहे हैं अंदर, तो इस वजह से इनको यहाँ पे रिहा कर दिया गया। क्योंकि अंग्रेजों को भी ये बढ़िया ही लगते थे, उनके साथ तो बढ़िया बातचीत रहती थी इनकी, ठीक है। अब यहीं पे आप देखिए कि चौरी चौरा जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन भी हुई थी 4 फरवरी 2021 को मोदी जी ने की थी, और यहीं पे ये एक स्मारक आपको दिख रहा होगा, ये स्मारक भी गोरखपुर में बनाया गया है। इन्हीं लोगों, मतलब कि इन्हीं इंसिडेंट को, ये चौरी चौरा कांड को की यादगार में ये पूरा का पूरा बनाया गया है। अब देखिए कि इस वक्त जिस टाइम पे 1922 के अंदर मैंने बोला ना 6 साल की सजा हुई है गांधी जी को, तो ये नहीं है कि 6 दिन में बाहर आ गए, जल्दी बाहर आ गए, 1-2 साल के अंदर आ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब गांधी जी जेल में है, तो अब जब ये छोड़ने वाले थे ना इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तो इनको सुभाष चंद्र बोस ने भी आके समझाया कि गांधी जी इसमें हमारे लोग की कोई गलती नहीं है, आप मत छोड़िए। लेकिन गांधी जी नहीं माने, उन्होंने छोड़ दी ये मूवमेंट, जिसकी वजह से वो सुभाष चंद्र बोस तो नाराज हुए ही हुए, लेकिन बाकी का जो यूथ था वो भी बहुत नाराज हुआ गांधी जी से कि भैया हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, हम इनकी हर बात मान रहे थे, और ये यूं कैसे जा सकते हैं किसी एक छोटी सी वायलेंस की वजह से, ये कैसे इस मूवमेंट को रोक सकते हैं। तो लोगों ने इनके ऊपर बहुत गुस्सा भी निकाला गांधी जी के ऊपर। अब जब ये लोग जेल में हैं, बड़े बड़े नेता, तो भैया बाहर जो अभी एराइज हो रहे नेता अभी उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन अभी यूथ में हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एक स्वराज पार्टी बनाते हैं। इसमें प्रेसिडेंट बनते हैं CR दास, सेक्रेटरी बनते हैं मोतीलाल नेहरू, और ये जो है इनका काम होता है बॉयकॉट करना लेजिस्लेटिव काउंसिल को। बाद में सुभाष चंद्र बोस भी इसको ज्वाइन करते हैं, स्वराज पार्टी को। ठीक है भाई, तो ये जो देश बंधु हैं इन्हीं को CR दास बोला जाता है, चित्तरंजन दास, और ये बॉर्न हुए थे 1869 में, और इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके और हुसैन शहीद सोहरावर्दी के साथ मिलके स्वराज पार्टी बनाई थी। और ही बॉट द न्यूज़पेपर फॉरवर्ड एंड चेंज्ड इट्स नेम टू लिबर्टी टू पब्लिश एंटी ब्रिटिश आर्टिकल्स, यानी कि ये भी न्यूज़पेपर में एंटी ब्रिटिश आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो ये इनके बारे में मोटा मोटा था। और एक ये है कि ही वॉज द फर्स्ट मेयर ऑफ द कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी जो, उसके पहले चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन थे,
ये थे आपके CR दास, या फर्स्ट मेयर कौन थे एक तरह से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कलकत्ता की, उसके पहले मेयर कौन थे, चित्तरंजन दास, CR दास। ठीक है भाई, आगे का देखें। ठीक है, इसको आगे करेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश की है, ये नहीं कि घास काट दी। और देखिए मैं आपको सच बताऊँ ना, अभी आपको मैं घड़ी दिखाऊं, अगर आप देख पाएँ इस घड़ी को, तो सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं रात भर भर जाग के ना इस कोर्स को बनाया है, और अभी भी इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं डालता रहूँगा। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। आप ये मत समझिए कि मैंने ऐसे ही कुछ घास काट दी या यूँ ही बना दिया, जी नहीं, बहुत मेहनत लगाई है मैंने, रात रात भर जाग के इस कोर्स को बनाया है ताकि आपकी हेल्प हो जाए। मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। आप बस इसको पढ़िए, आई होप कि आपका भी सिलेक्शन होगा ही होगा, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।